सभी मित्रों को गुड मॉर्निंग। आपका अपने चैनल के ऊपर स्वागत है। आशा आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हम जो बात करेंगे संपत्ति अंतरण अधिनियम में, आज हम बात करेंगे कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनको हम बेच नहीं सकते, उनका हस्तांतरण नहीं कर सकते, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आइए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम में ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें आप हस्तांतरण नहीं कर सकते। आइए देखते हैं। संपत्ति, तो सीधा प्रश्न बन जाता है कई बार की संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कौन सी चीजें हस्तांतरित नहीं होती। ठीक है, बताइए। संपत्ति अंतरण अधिनियम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत से जुड़ा है। कानून ये कहता है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप किसी दूसरे व्यक्ति को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते, इसमें ये एक है। ठीक है, तो कुछ चीजें कानून कहता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम कहता है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको आप बेच नहीं सकते या ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी दूसरे को। ठीक है, इसमें जो पहला जो है वो कौन सा है? लोकपद और उसका वेतन। यानी कि पब्लिक जो अफसर जो होता है, यानी कि कोई व्यक्ति लोकपद पर लग गया भाई। ठीक है, ठीक है, लोकपद पर कोई व्यक्ति लग गया, यानी कि ऐसे मान लो कोई व्यक्ति पुलिस में लग गया या कोई जज लग गया, तो वो अपनी नौकरी किसी को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात इसमें कही गई है। तो पहला बताया लोकपद और उसका वेतन। भाई लोकपद क्या है? लोकपद का मतलब है सरकारी नौकरी या कोई भी ऐसा काम जहां आप जनता के हित में सेवा दे रहे हैं। भाई उसे उसके बदले आपको सरकार या अन्य स्रोत से वेतन या पैसा मिल रहा है, उसको बोलते हैं लोकपद। ठीक है, तो सीधी बात है, लोकपद का अगर हस्तांतरण होने लग गया तो एमएलए कौन बनेगा और ट्रांसफर किसी को कर दिया जाएगा। पुलिस में कौन लगेगा और उसकी जगह पे लगा दिया कोई और जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो अपने पद को बेच देगा कि इतने रुपए में मैं मेरा पद बेच रहा हूं और अब ये जो पद है इसको आप रखो। तो ये बोला गया कि संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते। पहला बताया लोकपद और उसका वेतन। ठीक है, यह अंतरणीय क्यों नहीं है? भाई ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्यों नहीं ट्रांसफर होता है, क्यों नहीं बेचा जाता। भाई कानून कहता है कि आप अपनी नौकरी या अपना पद किसी और को नहीं बेच सकते। भाई इसके पीछे दो बड़े कारण हैं। क्या? एक तो आप अपनी योग्यता से लगे हैं और दूसरी है मर्यादा। तो पहला जो कारण है वो है योग्यता। आपको वह नौकरी अपनी मेहनत, पढ़ाई और योग्यता के आधार पर मिली है। जिस व्यक्ति ने इंटरव्यू पास किया है वही उस पद के लायक है। अगर आप अपना पद किसी और को दे देंगे तो वह योग्यता के साथ समझौता होगा। ठीक है, पहली बात ये, पहला कारण तो ये है। कारण नंबर दो, मर्यादा। भाई सरकारी पद की एक जिम्मेदारी और गरिमा होती है। ठीक है, अगर लोग अपने पद को एक साधारण सामान की तरह खरीदने बेचने लगेंगे तो प्रशासन पूरी तरह से भ्रष्ट और कमजोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये दो कारणों के आधार हैं, दो कारण हैं जिससे आप क्या है, नौकरी या अपना पद किसी और को नहीं बेच सकते। ठीक है, आइए आगे चर्चा करते हैं। वेतन का क्या नियम है? भैया अंतरणीय नहीं है भाई वेतन। जिस तरह अपनी नौकरी किसी और को नहीं सौंप सकते, उसी तरह आप भविष्य में मिलने वाला अपना वेतन भी किसी और के नाम ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, क्यों? क्योंकि वेतन उस काम के बदले मिलता है जो आपने अपनी मेहनत से किया है। अगर वेतन ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी जाए तो काम करने वाले व्यक्ति के पास जीवन यापन के लिए कुछ भी नहीं बचेगा भाई, और वह अपना काम ठीक से नहीं कर पाएगा भाई। इसलिए आप वेतन और नौकरी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए आप एक सरकारी वकील हैं। ठीक है, आप एक सरकारी वकील हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आज मेरा मन नहीं है,
ठीक है। तो मेरी जगह मेरा दोस्त जाकर केस लड़ेगा भाई, आप ये नहीं कह सकते भाई, और उसे ही सरकार पैसा देगी, यह कानूनन गलत है भाई, ठीक है। इसी तरह आप किसी बैंक को यह लिखकर नहीं दे सकते कि अगले 6 महीने तक मेरा वेतन सीधे मेरे किसी दोस्त को दे दो, क्योंकि वह वेतन आपकी मेहनत का फल है और केवल आपको ही मिलना चाहिए, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं। निजी संपत्ति जैसे घर, जमीन, गाड़ी को तो ट्रांसफर कर सकते हैं क्योंकि वे अपनी व्यक्तिगत वस्तुएं हैं, लेकिन लोकपद और इससे जुड़ा वेतन आपकी क्या है, व्यक्तिगत योग्यता से जुड़ा है, इसलिए इसे ट्रांसफर यानी कि हस्तांतरित करना कानून की नजर में क्या है, अवैध है, गलत है, ठीक है। आगे बात करते हैं। इसका मुख्य संदेश क्या है, हम पद और वेतन को नहीं ट्रांसफर करते, तो इसका मुख्य संदेश क्या, आपकी मेहनत की कमाई यानी कि वेतन पर कानून का पहरा होता है भाई, ये इसका संदेश है, ताकि आप अपनी बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें। वेतन का अस्थानांतरणीय होना भाई, नॉन ट्रांसफरेबल होना, ठीक है। तो वेतन को ट्रांसफर नहीं कर सकते, वेतन क्या है, अस्थानांतरणीय है। क्या बात कही गई है, क्यों है? जैसे पिछले उदाहरण में हमने लोकपद यानी कि सरकारी नौकरी के बारे में बात की थी, वैसे ही उस पद से मिलने वाले वेतन भी पूरी तरह से सुरक्षित होता है भाई, सरकार नहीं, कानून उसका क्या करता है, पहरा देता है इसमें, चाहे वह वेतन अभी मिलना बाकी हो या आपको मिल चुका हो, उसे कानून की नजर में अस्थानांतरणीय, जो ट्रांसफर न किया जा सके, माना जाता है। यानी आप किसी को अपना वेतन ट्रांसफर करने का अधिकार नहीं दे सकते। बात नंबर 2, कुर्की पर रोक भाई। कुर्की क्या है, इसका मतलब है कि अगर आपका किसी के साथ कोई कानूनी विवाद जैसे कर्ज है, ठीक है भाई, आपका किसी के साथ कोई कानूनी विवाद है, आपके ऊपर कर्ज है, तो अदालत उस संपत्ति या पैसे को अपने कब्जे में ले सकती है भाई, ठीक है। तो अदालत उस संपत्ति या पैसे को अपने कब्जे में ले सकती है, ठीक है। इसको बोलते हैं कुर्की भाई। नियम क्या है, कानून कहता है कि सरकारी कर्मचारी जैसे रेलवे सेवक के वेतन को कुर्क नहीं किया जा सकता, तो आपके वेतन को कुर्क नहीं किया जा सकता, ये ध्यान रखना, ठीक है। कर क्या सकते हैं, कानूनी विवाद है या पैसे का विवाद है, कर्ज का विवाद, तो अदालत उस संपत्ति को क्या कर और पैसे को क्या कर सकती है, कब्जे में ले सकती है, इसको कुर्क कहते हैं, कुर्की कहते हैं। लेकिन कानून का नियम यह है, कानून कहता है कि सरकारी कर्मचारी जैसे रेलवे सेवक और उसने कर्ज लिया है के वेतन को कुर्क नहीं किया जा सकता। आप खुद भी यह लिखित सहमति नहीं दे सकते कि मेरे वेतन में से पैसा काट लो, ठीक है, क्योंकि यह लोकनीति के खिलाफ है, पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो आप खुद भी ये लिख के नहीं दे सकते कि मेरे वेतन से पैसा काट लो, ये मेरे से मांग रहा था, ठीक है, ऐसा नहीं है। सरकारी काम के लिए वेतन का मिलना जरूरी है ताकि कर्मचारी अपना काम ईमानदारी और जिम्मेदारी से कर सके भाई, ठीक है। तो ये कई बार ऐसे नहीं बोल देते कि फलाने के पास इतने पैसे मांग रहा हूं तो उसकी वेतन से काट लो, ऐसे नहीं होता, पब्लिक पॉलिसी जो है उसके खिलाफ है, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे आपका वो विचार क्लियर हो गया हो। बात नंबर 3, जीवन निर्वाह के लिए अपवाद। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 क्या कहती है यहाँ पे, तो जीवन निर्वाह के लिए एक अपवाद है, आइए देखते हैं क्या है ये अपवाद। मान लीजिए किसी कर्मचारी पर कोई बड़ी कानूनी डिग्री जैसे कोर्ट का आदेश कर्ज बकाया है, ठीक है भाई, तो कानून कहता है कि पूरा वेतन सुरक्षित नहीं है, यह अपवाद है भाई जीवन निर्वाह के लिए। मान लीजिए किसी कर्मचारी पर कोई बड़ी यानी कि कानूनी डिग्री यानी कि कोर्ट का आदेश यानी कि कर्ज बकाया है, तो कानून कहता है कि पूरा वेतन सुरक्षित नहीं है। न्यूनतम धनराशि भाई,
एक सरकारी कर्मचारी की वेतन का वह हिस्सा जो उसके और उसके परिवार के जीवन निर्वाह यानी कि खाना पीना और बेसिक खर्चे के लिए अनिवार्य है, उसे कोई नहीं छू सकता भाई। वह कुर्की से क्या है भाई, मुक्त है, कुर्की नहीं हो सकती भाई उसकी। तो जीवन निर्वाह के लिए जो उनको जरूरत बेसिक जो है उसको कुर्की नहीं की जा सकती भाई, ठीक। उस न्यूनतम राशि को छोड़कर, यानी कि जो जीवन निर्वाह की जो महीने की है कि इतना पैसा इनको जीवन निर्वाह के लिए चाहिए, उस राशि को छोड़कर जो अतिरिक्त राशि बचती है, अदालत उसे कोर्ट के आदेश के जरिए वसूल यानी कि अटैच कर सकता है, ठीक है। तो ये एक अपवाद है भाई, ठीक है। दोनों चीजें देख ली हमने, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। कुरक नहीं कर सकती लेकिन कुरक कर भी सकती है, ठीक है। कैसे? जो जीवन निर्वाह के लिए जितना पैसा चाहिए महीने का उसको छोड़ के और बाकी जो है उसको अटैच कर सकती है। आइए आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक रेलवे कर्मचारी की सैलरी 50,000 रुपये है भाई, उदाहरण देखते हैं। अदालत यह नहीं कह सकती कि पूरे 50,000 रुपये काट लो, यह गलत है भाई। तो कानून कहता है कि मान लीजिए परिवार चलाने के लिए 30,000 रुपये बहुत जरूरी है भाई, ठीक है। तो उस पर कोई हाथ नहीं लगा सकता, 30,000 को तो छेड़ ही नहीं सकता भाई, ठीक है। अगर ऊपर के 20,000 रुपये बचते हैं तो उन पर कुछ शर्तों के साथ कानूनी कार्रवाई कुर्की की जा सकती है। इसमें भी शर्तें लगाई जाएंगी, शर्तों के साथ होगा, ताकि कर्जदार को उसका पैसा मिल सके भाई, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। वेतन को सुरक्षित रखा गया है ताकि सरकारी कर्मचारी कंगाल न हो जाए और अपनी ड्यूटी सही से निभा सके भाई, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज्यादा पैसा है तो उसका एक हिस्सा कर्ज चुकाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। बहुत ज्यादा पैसा है तो ही होगा, ये नहीं कि 10-20 हजार रुपए हैं, ठीक है। बेशर्ते परिवार का पेट भरने वाला पैसा बचा रहे भाई, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं भाई। वेतन के स्रोत और वेतन के हाथ में आने के बाद की स्थिति के बीच के अंतर को बहुत बारीकी से समझते हैं। तो एक तो वेतन के स्रोत है और एक वेतन के हाथ में आने के बाद की जो स्थिति होती है उसके बीच में अंतर देखते हैं। मुख्य विवाद क्या था? एक छोटा भाई जो सरकारी नौकरी कर रहा था, ठीक है, उसने अपने बड़े भाई को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देने का वादा किया, ठीक है भाई, वादा किया क्योंकि बड़े भाई ने उसे पढ़ाया लिखाया, ठीक है। सवाल ये उठा, क्या सवाल उठा? क्या वह अपनी सरकारी सैलरी का हिस्सा देने का वादा कर सकता है? सवाल ये उठा, ठीक है। न्यायालय का फैसला, दो मुख्य बातें, यह वेतन का हस्तांतरण नहीं था भाई। क्यों नहीं था? क्योंकि सीधा उसकी सैलरी से थोड़ी रहा था कटे, वो तो उसके हाथ में आने के बाद वो दे रहा था। अदालत ने क्या कहा? यह वेतन का हस्तांतरण यानी कि ट्रांसफर ऑफ सैलरी नहीं था भाई। अदालत ने कहा कि यह करार अवैध नहीं है भाई, ठीक है। क्यों? क्योंकि छोटा भाई यह नहीं कह रहा था कि सरकार मेरा वेतन सीधे मेरे बड़े भाई के अकाउंट में डाल दी, ये बात तो कह नहीं रहा था वो तो बोल रहा था कि मेरे को देने। उसने बस यह कहा कि मैं अपनी कमाई जो मुझे मिल चुका है में से कुछ हिस्सा अपने भाई को दूंगा भाई। यह वेतन का क्या है? हस्तांतरण नहीं है भाई, ट्रांसफर नहीं हुआ वेतन का, बल्कि वेतन मिलने के बाद एक व्यक्तिगत वादा है भाई, ठीक है। तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, सरकार ने तो उसके खाते में डाल दिया, सीधा ऐसे थोड़ी लिख के दिया कि मेरे सैलरी को उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दो, ऐसा कर ही नहीं सकती सरकार, ठीक है। आइए आगे चर्चा करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम, वेतन हाथ में आने के बाद क्या होता है? अदालत ने एक बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पे, जब तक वेतन सरकारी खजाने से निकलकर सरकारी कर्मचारी के हाथ में नहीं आता तब तक वह लोकपद का वेतन है भाई, ये बात ध्यान रखना। तब तक वो क्या है? लोकपद का वेतन, और उस पर सरकार के नियम लागू होते हैं, उसे आप ट्रांसफर नहीं कर सकते भाई जब तक ये लोकपद का वेतन है। लेकिन जैसे ही वेतन कर्मचारी के हाथ में आ गया वह अब सरकारी पैसा नहीं रहा भाई, वह उसकी निजी संपत्ति बन गया भाई। एक बार पैसा आपकी जेब में आ गया तो आप अपनी मर्जी के मालिक हैं। आप उस पैसे से चाहे जो खरीदें, दान दें
या अपने बड़े भाई की मदद करें, कानून फिर आपको नहीं रोकता भाई, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, शब्दों का हेर फेर है पूरा। जब तक वेतन सरकारी खजाने से निकलकर सरकारी कर्मचारी के हाथ में नहीं आता, तब तक तो है वो लोकपद का वेतन। लेकिन सरकारी कर्मचारी के हाथ में तब वो आ जाता, तब बन जाती वो निजी संपत्ति, और निजी संपत्ति को वो कहीं पे भी लगा सकता है। ठीक है, उसमें सरकार का कोई अधिकार नहीं। गलत स्थिति में अगर आप सरकारी ऑफिस में जाकर यह फॉर्म भर दें कि मेरा वेतन सीधे मेरे दोस्त को भेज दो, तो ये नहीं होगा, क्योंकि आपको मिल रहा है वो आपके पद के लिए, तो दोस्त को थोड़ी मिलेगा। तो यह कानून के खिलाफ है, क्योंकि यह सीधा वेतन ट्रांसफर नहीं है। सही स्थिति क्या है? जो इस केस में हुई भी, सरकार ने आपको वेतन दे दिया, अब वह पैसा आपके बैंक खाते में आ गया। ठीक है भाई, अब आप अपने बैंक खाते से अपने भाई को पैसे ट्रांसफर करते हैं भाई, यह पूरी तरह वैध है भाई, ध्यान रखना भाई, सही है भाई प्रक्रिया। निष्कर्ष देखते हैं, यह खंड केवल वेतन के सीधे स्रोत पर रोक लगाता है, ताकि कर्मचारी अपनी नौकरी की गरिमा न खोए। एक बार जब वेतन अपने हाथ में आ जाता है, तो वह अपनी व्यक्तिगत बचत बन जाता है, और आप उसे जैसे चाहें खर्च करने के लिए स्वतंत्र हैं भाई। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। कानून यहाँ पेंशन और वतियों की सुरक्षा की बात कर रहा है। अब बात करते हैं पेंशन की। ठीक है, पेंशन के मामले में क्या सिचुएशन है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पेंशन उस व्यक्ति का अधिकार है जो उसे उसकी पुरानी सेवा के बदले मिलता है। ठीक है भाई, इसे कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छीन सकता, और न ही इसे कोई बेच या ट्रांसफर कर सकता है भाई। ठीक है भाई, बात नंबर 1, पेंशन अस्थानांतरणीय क्यों है भाई? इसको पेंशन को ट्रांसफर क्यों नहीं किया जा सकता? आइए देखते हैं। पेंशन या सरकारी स्टाइफंड, ठीक है, जिसको वतियो बोलते हैं। पेंशन या सरकारी स्टाइफंड जो स्वतंत्रता सेनानियों या किसी खास योग्यता के लिए मिलता है भाई, मुख्य रूप से 2 कारणों से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? बात नंबर 1, पुरानी सेवाओं का सम्मान के लिए दिया जाता है, जो पहले आपने क्या दी, सेवा दी। पेंशन आपको सरकार की तरफ से इसलिए मिलती है क्योंकि आपने वर्षों तक अपनी सेवाएं दी हैं, यह आपके पिछले काम का सम्मान है भाई, पहली बात तो ये। बात नंबर 2, व्यक्तिगत लाभ है। एक तो पुरानी सेवाओं का सम्मान है, इसलिए क्या ट्रांसफर नहीं हो सकती। दूसरी है व्यक्तिगत लाभ है। पेंशन एक व्यक्ति के जीवन जीने के लिए होती है, अगर इसे ट्रांसफर करने की छूट दी गई तो व्यक्ति का पूरा गुजारा ही खत्म हो जाएगा, और वह पेंशन जिस मकसद यानी कि आर्थिक सहारा के लिए बनी है, वह मकसद ही खत्म हो जाएगा भाई। ठीक है, तो 2 क्या है इसके कारण है जिसके कारण ये ट्रांसफर नहीं होती भाई, क्या? पेंशन भाई। लोक नीति का तर्क क्या है भैया? पब्लिक पॉलिसी क्या कहती है? कानून कहता है कि अगर पेंशन को ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी गई तो लोग गलत तरीके से, जैसे दबाव में या कर्जे के बदले, अपनी पेंशन दूसरों के नाम कर देंगे भाई। ठीक है भाई, अंत में जो बुजुर्ग हैं या जो रिटायर हो चुके हैं, उसके पास अपने बुढ़ापे का खर्चा चलाने के लिए कुछ नहीं बचेगा भाई। समाज की भलाई के लिए कानून इसे क्या है? अवैध मानता है, गलत मानता है कि आप इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें कौन कौन शामिल हैं? यह नियम हर उस पेंशन पर लागू होती है जो सरकार देती है भाई। ठीक है, सरकारी कर्मचारी की पेंशन चाहे वे सिविल सर्विस में हो या सेना सैनिक में हो। राजनीतिक पेंशन जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, ठीक है, को दी जाने वाली पेंशन भाई। उदाहरण देखते हैं भाई। ये मान लीजिए एक रिटायर्ड सैनिक है जिसे सरकार ने हर महीने पेंशन मिलती है, जिससे, ठीक है, सरकार से पेंशन मिलती है। वह व्यक्ति किसी बैंक या साहूकार के पास जाकर यह नहीं कह सकता कि तुम मेरे आने वाली 5 साल की पेंशन रख लो और मुझे अभी पैसे दे दो। ठीक है,
तो ये बात नहीं कर सकता क्योंकि ट्रांसफर नहीं हो सकती। अगर वह ऐसा ही एग्रीमेंट यानी कि करार करता भी है तो कानून की नजर में वह करार क्या है, अमान्य है, क्योंकि सरकार का पैसा केवल उस व्यक्ति को ही मिलना चाहिए जिसने देश की सेवा की है, न कि किसी तीसरे व्यक्ति को। ठीक है। पेंशन एक निजी सुरक्षा कवच है जो कानून ने आपको दी है। ठीक है। यह कवच इतना मजबूत है कि न तो आप खुद इसे किसी को दे सकते और न ही कोई दूसरा व्यक्ति या अदालतें इसे आपसे दूर कर सकती है। यह केवल आपके बुढ़ापे और आपके सम्मान के लिए है भाई। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। कानून में राजनीतिक पेंशन और अन्य भत्तों को एक सरल श्रेणी में रखा गया है। इसे बहुत ही सरल और स्पष्ट भाषा में समझते हैं। ये देखते हैं राजनीतिक पेंशन और भत्तों के बारे में। कानून यह कहना चाहता है कि कुछ भुगतान ऐसे होते हैं जो नौकरी की वजह से नहीं बल्कि इतिहास, सम्मान या देश की सेवा की वजह से मिलते हैं। ऐसे पैसों को बेचा या दूसरों को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। ठीक है। बात नंबर 1, पेंशन का सही अर्थ क्या है? पेंशन वर्सेस वेतन। वेतन यह वह पैसा है जो आप काम के बदले नौकरी करते हुए कमाते हैं भाई, इसको बोलते हैं वेतन। पेंशन क्या है? यह वह पैसा है जो काम पूरा हो जाने के बाद मिलता है भाई। यह आपके पिछले योगदान का फल है भाई। इसमें कोई अधिकार या विशेषाधिकार नहीं जुड़ा होता भाई, बल्कि यह एक तरह की सरकारी मदद या सम्मान का पैसा है। ठीक है, जिसको पेंशन कहते हैं। राजनीतिक पेंशन क्या है? यह आम सरकारी पेंशन से थोड़ी अलग होती है। इसमें शामिल होते हैं भाई, क्या शामिल होते हैं? स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश के लिए संघर्ष किया और जेल गए भाई, पहली बात भाई। दूसरा है ऐतिहासिक परिवार भाई, जैसे आपने मैसूर परिवार या कर्नाटक के नवाब के आश्रितों यानी उन पर निर्भर रहने वाले लोगों का उदाहरण दिया भाई। ठीक है, जो कर्नाटक और मैसूर के जो नवाब थे उनके जो रिश्तेदार हैं, जो उन पर क्या थे, उनके जो परिवार के लोग जो हैं जो उन पर आश्रित थे। ठीक है। इन्हें मिलने वाला पैसा सरकार के साथ किसी पुरानी संधि या सम्मान के तहत मिलता है। ठीक है। सरकार का फर्ज क्या है भाई राजनीतिक पेंशन में भाई? यह पैसा सरकार अपनी तरफ से एक तरफ की कर्तव्य भावना के तहत देती है ताकि उन परिवारों का जीवन सम्मान के साथ चलता रहे। ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। यह अस्थानांतरणीय क्यों है भाई? आप इसको हस्तांतरण क्यों नहीं कर सकते भाई पेंशन? कानूनन खंड 6 के तहत इसे क्यों रोकता है भाई? मकसद को बचाना भाई। ठीक है। अगर स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन मकसद को बचाना भाई, अगर स्वतंत्रता सेनानियों को मिलने वाली पेंशन को बेचने या ट्रांसफर करने की इजाजत दे दी जाए, ठीक है भाई, दे दी जाए, तो इस सम्मान का अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सम्मान दिया जा रहा है इसका क्या होगा? अर्थ खत्म हो जाएगा। ठीक है। गलत हाथों में जाने से रोकना। मान लीजिए किसी ने दबाव में आकर या किसी लालच में आकर अपनी राजनीतिक पेंशन किसी और के नाम कर दी, तो वो क्या हो जाएगी? गलत हाथों में चली जाएगी। तो ये क्या हो जाएगी? किसी दूसरे के हाथों में चली जाएगी भाई। ठीक है, गलत हाथों में जाने से रोकना भाई। मान लीजिए किसी ने दबाव में आकर या किसी लालच में आकर
अपनी राजनीतिक पेंशन किसी और के नाम कर दी गई, ठीक है। भविष्य में वह व्यक्ति आर्थिक तंगी का शिकार हो जाएगा। सरकार का उद्देश्य यह है कि वह पैसा केवल उसी व्यक्ति या परिवार के पास रहे जिनके लिए इसे आवंटित किया गया है, यानी कि रखा गया, बांटा गया है, ठीक है। तो गलत हाथों में न जाए। अगर लालच में आके किसी ने अपनी पेंशन किसी दूसरे के नाम कर दी तो क्या है, वो आर्थिक तंगी का शिकार हो सकता है। तो इसलिए ये पेंशन क्या है, जो राजनीतिक जो पेंशन जो है वो अस्थानांतरणीय है, इसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। उदाहरण देखते हैं। कल्पना कीजिए कि एक बहुत पुराने राजघराने के वंशज को सरकार से राजनीतिक पेंशन मिलती है ताकि उनके परिवार का भरण पोषण हो सके, ठीक है। वह व्यक्ति किसी बैंक को यह गारंटी नहीं दे सकता कि मेरे बदले तुम यह पेंशन ले लो, ताकि उसे अभी ढेर सारा पैसा मिल जाए, ठीक है। अगर वह ऐसा कोई कागज साइन भी करता है तो कानून उसे फाड़ देगा, ठीक है, और कहेगा कि यह करार ही गलत है। क्यों? क्योंकि यह पेंशन उसकी व्यक्तिगत गरिमा और पिछले ऐतिहासिक सेवाओं के लिए है। इसे बाजार की वस्तुओं की तरह बेचा नहीं जा सकता, ठीक है। आगे चर्चा करते हैं। केस देखते हैं। सुंदरियाबाई चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुंदरियाबाई चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और सिविल प्रक्रिया संहिता के माध्यम से हम समझते हैं भाई इसको। कानून पेंशन को बाकी संपत्तियों से अलग क्यों मानता है? तो इस केस में बताया था सुंदरियाबाई बनाम चौधरी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कि कानून जो है पेंशन को बाकी संपत्तियों से अलग क्यों मानता है? पारिवारिक पेंशन एक संपत्ति नहीं है, ठीक है। अदालत ने बहुत स्पष्ट कहा है, स्पष्ट कहा है कि जो पेंशन आपको या आपके परिवार को मिलती है वह आपकी कोई ऐसी जमीन या दुकान जैसी संपत्ति नहीं है जिसे आप अपनी मर्जी से किसी को बेच सकें या किसी के नाम वसीयत कर सकें, ठीक है भाई। वसीयत क्यों नहीं हो सकती भाई? क्योंकि पेंशन केवल सरकार द्वारा तय की गई है, तय किया गया हकदार जैसे पति पत्नी आश्रित को मिलती है। आप अपनी वसीयत में किसी बाहरी व्यक्ति या किसी और रिश्तेदार का नाम नहीं लिख सकते। मेरी मृत्यु के बाद यह पेंशन इसे मिले, यह अधिकार कानूनन और सरकारी नियमों से तय है, ठीक है, आपकी वसीयत से नहीं, ठीक है। तो इसको वसीयत नहीं किया जा सकता पेंशन को। पेंशन की कुर्की पर रोक। तो पेंशन की कुर्की पर रोक क्यों है? सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 कहती है, प्राय इसी धारा में कुर्की के नियम है। यह साफ करती है कि अगर कोई व्यक्ति कर्ज में डूबा है तो भी अदालत उसकी पेंशन की कुर्की यानी कि जब्त करके कर्ज नहीं वसूल सकती। इसका कारण क्या है? पेंशन का उद्देश्य परिवार का पेट भरना और बुढ़ापा सुरक्षित रखना है भाई, ठीक है। अगर अदालत इसे भी छीन लेगी तो कानून का मुख्य उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा ही खत्म हो जाए। पेंशन की परिभाषा फिर से देखते हैं। पेंशन का न होना, यह सच है कि पेंशन अधिनियम या संपत्ति अंतरण अधिनियम में पेंशन की कोई एक निश्चित डिक्शनरी वाली परिभाषा नहीं है, ठीक है।
तो पेंशन की जो परिभाषा जो है वो क्या है, एक तो जो वो जो पेंशन अधिनियम या संपत्ति अंतरण अधिनियम में पेंशन की कोई एक निश्चित परिभाषा नहीं है, ठीक है। पेंशन क्या है, इसे एक क्या बोलते हैं भाई, पुरस्कार के रूप में देखा जाता है, या कर्तव्य या पुरस्कार के रूप में इसको देखा जाता है पेंशन। यह आपकी पुरानी सेवाओं का सम्मान है, ठीक है। यह पैसा इसलिए नहीं दिया जा रहा है कि आप अभी कोई काम कर रहे हैं, बल्कि इसलिए दिया जा रहा है कि आपने अपना जीवन एक लंबा समय उस सेवा को दे दिया और उस सेवा के बदले आपको एक क्या सम्मान दिया जा रहा है, ठीक है। ये पेंशन की परिभाषा। आइए आगे चर्चा करते हैं। मान लीजिए एक व्यक्ति सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ और अब उसे पेंशन मिलती है। वह यह नहीं कह सकता कि मेरी वसीयत पढ़ लो, मेरे मरने के बाद मेरा दोस्त यह पेंशन लेगा। यह नहीं होगा भाई। पेंशन के नियम के हिसाब से जो हकदार, जैसे पत्नी है, उसे ही मिलेगी, हकदार को ही मिलेगी, ये नहीं कि किसी तीसरे व्यक्ति को देगी। अगर उस व्यक्ति ने किसी बैंक से बड़ा लोन लिया और वह उसे नहीं चुका पा रहा, तो बैंक अदालत जाकर यह नहीं कह सकता कि इसकी पेंशन हर महीने काट कर मुझे दे दो। अदालत मना कर देगी, क्योंकि पेंशन जीवन निर्वाह के लिए है, ठीक है। निष्कर्ष देखते हैं। कानून पेंशन को पवित्र मानता है। यह व्यापार करने की चीज नहीं है और न ही यह कर्ज चुकाने का साधन है, ठीक है। यह उस व्यक्ति और उसके परिवार का हक है जो उसने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से कमाया है, ठीक है। इसे न तो छीना जा सकता, न ही वसीयत के जरिए अपनी मर्जी से किसी को दिया जा सकता, ठीक है। तो आज जो हमने ये पॉइंट देखे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पेपर में देखने को मिलेंगे और जीवन में भी आपको काम आएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आशा है आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, जहां तक वो अपने मित्रों तक पहुंचाने की कोशिश करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।